हम लोगों की जो पुरानी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के देखो यूजेस के बारे में बातचीत की, है ना। कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से आप अलग अलग फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हो। तो आज हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर मैं कहूँ बेसिकली फूड इंडस्ट्री में आए, और उन रिवॉल्यूशंस की वजह से अभी हम लोगों की लाइफ एंटायरली चेंज हो गई। मैं मानती हूँ कि ये सारे रिवॉल्यूशंस के बारे में आप लोगों ने इससे पहले भी सुना होगा, इससे पहले भी आप लोगों ने जाना होगा, बट एक बार फिर से इन रिवॉल्यूशंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन टॉपिक्स में आप लोगों के लिए क्या बातचीत की गई है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। तो सबसे पहली बातचीत जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। हुआ ये था कि जब ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी की बिगनिंग हुई, यानी कि आपका वो 1900 वाला जो समय था उस वक्त, तब तक सारे देश ऑलमोस्ट आज़ाद होने में आ गए थे। जैसे अगर तुमने अपनी हिस्ट्री की किताबें अगर पढ़ी हैं तो तुम्हें पता होगा कि एक देश को दूसरे देश ने कॉन्कर करके रखा था वगैरह वगैरह, है ना। ऑलमोस्ट देश आज़ाद होने में आ गए थे और उन लोगों का काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुआ था इस पूरी एंटायर प्रोसेस में। ठीक है, कि जब ये हरकत हुई कि अच्छा इस एक देश को अपन कॉन्कर कर लेते हैं, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो इसमें उन लोगों का काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ। ठीक है, अब जब देश आज़ाद होने के बाद जब वो लोग वापस अपने पटरी पे आए तो उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो सबसे बड़ी समस्या उनकी ये थी यार कि हमारे लोगों के लिए हमें खाना अवेलेबल करवाना है। ठीक है, हमारे लोगों के लिए हमें खाना क्या करना है, अवेलेबल करवाना है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो एक्चुअली में उस वक्त उनके पास उतना ज़्यादा खाना नहीं था। ठीक है, तो एक्चुअली अगर खाना नहीं होगा तो आपके जो लोग हैं अगर वो गुड क्वालिटी ऑफ फूड अगर वो कंज्यूम नहीं करेंगे तो उनकी जो सेहत है उनकी सेहत पे बुरा असर होगा। ठीक है, अच्छा अभी खाना क्यों नहीं था, क्योंकि मैडम उस टाइम पे तो उतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बूस्टअप भी नहीं हुई थी, तो ऐसे में तो ज़मीनें होनी चाहिए जिस पे अनाज उगाना चाहिए। तो अनाज उगा रहे क्यों नहीं रहे थे वो लोग, क्यों अनाज नहीं उगा रहे? तो एक्चुअली हुआ कैसे कि हमारे पास नो डाउट ज़मीनें थी, ठीक है, नो डाउट हम लोगों के पास चीज़ें थी, बट एक्चुअली में हमारी ज़मीनों के पास से मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ईल्ड कैसे ऑब्टेन करें इस बात का हमें ज्ञान नहीं था। जैसे आपके पास और सभी के पास पूरे दिन भर के 24 घंटे होते हैं, कई लोग इस बात के लिए रोते ही रह जाते हैं कि अरे यार मेरे 24 घंटे चले गए, मुझे तो कुछ काम करने का वक्त ही नहीं मिला, वो रोते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने 24 आवर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो बेसिकली बात इस बात पे डिपेंड करती है कि आप समय का यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं। जिस तरीके से आप समय का यूटिलाइजेशन करेंगे ना बराबर, उस तरीके से फिर आप लोगों की चीज़ें क्या होंगी, बाहर निकल कर आएंगी। ठीक है, अगर आप समय का यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से करेंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा, अगर नहीं करेंगे प्रॉपरली टाइम का यूटिलाइजेशन तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो हमारे पास लैंड तो था नो डाउट, बट उस पर्टिकुलर लैंड में हम लोग किस तरीके से हार्वेस्टिंग करें ताकि कम समय में कम मेहनत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन मिल सके, इस चीज़ का ज्ञान नहीं था। तो एक्चुअली दो लोग बहुत ही ज़्यादा इस पर्टिकुलर काम के प्रति लगे। एक तो हमारे इंडिया के ही थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन और दूसरे थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि कंप्लीटली ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। इन लोगों ने बल्कि हमारे देश में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आया जिसकी वजह से ज़्यादा गेहूँ, ज़्यादा चावल हमारे देश में पैदा होने लगा।
एक समय ऐसा था जब भारत आज़ाद हुआ था कि हमारे खुद के देश के लोगों के पास खाने के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं था, और अभी अभी हम ही लोग इसी पर्टिकुलर फूड को बाहर की कंट्रीज़ में अब क्या करने लगे हैं, भेजने लगे हैं, बेचने लगे हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने का काम किसके पास आया, ये आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन ने ला के दिया। आखिर किया क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बूस्ट मिला? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने एक्चुअली बताया कि किस तरीके से आप अपनी खेती में प्रॉपर तरीके से फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, किस तरीके से पेस्टिसाइड्स डालें ताकि आपका अनाज कम से कम बर्बाद हो, आप पानी कितना डालें कितना नहीं डालें, है ना। हो सकता है आपके खेती को पानी की ज़रूरत ही ना हो, राइट। तो ये जो पूरा कार्य है, ये कार्य करने का काम हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाम है कि कई बार जो आप लोगों के फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स नहीं होते गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उनमें जीके फैक्ट के तौर पे पूछा जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किन के द्वारा लाया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इन लोगों के द्वारा लाई हुई ये क्या है, चीज़ है। डन, ओके, ठीक है मैडम, डन। अभी यहाँ पर आगे बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक को लेकर। वो ये है कि हमारे इंडिया में ताकि इसी तरीके से समय समय पे प्रॉपर रिसर्च वर्क होता जाए, ठीक है, समय समय पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ज्ञान लोगों को मिलता जाए, उन्हें प्राप्त होता जाए। इस चीज़ के लिए हमारे देश में कुछ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए गए हैं, जिनमें से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों के पास है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मेजर तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, रिसर्च की जाती है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड। और दूसरा हम लोगों के पास है नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, हमारे घर से हार्डली 4 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये नेशनल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है और भी अलग अलग जगहों पर है। ठीक है, और इसके अलावा नेशनल पोमोग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार, सोलापुर। ठीक है, ऐसे अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग चीज़ों के डिसीजन के लिए आप लोगों के ये फार्मिंग से रिलेटेड आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, ताकि किस तरीके से इन्हें कीटनाशक से बचाएं, किस तरीके से इन्हें क्या न्यूट्रिएंट्स हम दें ताकि इनकी ईल्ड इंक्रीज़ हो, वगैरह वगैरह टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। तो जिस समय हमारे देश में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आ रहा था, एट द सेम टाइम हमारे इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन भी आया। क्यों मैडम, ये वाइट रिवॉल्यूशन क्या है? वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब यह है बेसिकली मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री को बूस्ट करना, दूध, दही, पनीर, है ना, इस तरीके का। ठीक है, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, आपका क्या कहते हैं, छाछ, इस तरीके की चीज़ का। तो डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन, ठीक है, इनको एक्चुअली फादर कहा जाता है किसका, आपके वाइट रिवॉल्यूशन का। इन्होंने आप लोगों का पूरा अपना दिमाग लगाया कि किस तरीके से मैं डेयरी इंडस्ट्री में क्या ला सकता हूँ, बूस्ट अप ला सकता हूँ, है ना। अच्छा, और इसकी वजह से अब ये है हमारे इंडिया में कि अब मैक्सिमम, इंडिया क्या बोलो, मैक्सिमम देशों में लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की सप्लाई से लेकर। तो बेसिकली वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है डेयरी इंडस्ट्री का बूस्ट। ठीक है, क्या होता है, डेयरी इंडस्ट्री का बूस्ट। ठीक है, अच्छा, ओके, तो बस हो गया हम लोगों का, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आया ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है समुद्र, क्योंकि समुद्र नीला होता है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब आपकी जो समुद्र में जो फार्मिंग होती है, जैसे केकड़ा, मछलियाँ, इनकी फार्मिंग को इंक्रीज़ करना और इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ करना। पहले लोग मछलियों के लिए सिर्फ और सिर्फ समुद्र पे, नदियों में डिपेंडेंट रहते थे। फिर उसके बाद घर में की जाने वाला मछली पालन भी आया। लोगों के पास अगर एक सर्टेन जगह है तो उस पर्टिकुलर जगह पर वो टैंक वगैरह स्थापित करके घर में मछलियाँ उगा सकते हैं इन द सेंस उनको कल्चर कर सकते हैं, है ना, ताकि फिर उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा ब्लू रिवॉल्यूशन में एक चीज़ और इंक्लूड होती है, वो होता है पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर का मतलब मोती। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि मोती जो होता है वो समुद्र में रहता है, बट नहीं,
मोतियों को अगर प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग लो तो आप इस मोतियों को कल्चरिंग, इनकी कल्चरिंग आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आप इनकी कल्चरिंग आप क्या कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो। डन, ठीक है ना। अच्छा, वेरी गुड। तो एक्चुअली में हमारे इंडिया में इसे कहा जाता है नील क्रांति मिशन 2016 NKM16, है ना। जो लोग इस पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व हो रहे थे उनको सब्सिडीज दी गई। ठीक है, कि अगर आप ये काम करोगे, अगर आपको इस काम को स्टैब्लिश करने में इतना फलाना फलाना खर्चा आ रहा है तो इस फलाने फलाने खर्चे में से हम आपको इतना परसेंटेज क्या कर देंगे, आपका माफ़ कर देंगे। जैसे कि अभी 2 या 3 साल पहले अगर आप अपने घर में सोलर पावर प्लांट्स अगर लगाते तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ मिलती। ठीक है, कि अच्छा इसको लगाने के लिए हम आपको इतनी इतनी अमाउंट की सब्सिडीज़ दे रहे हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन एंड वाइट रिवॉल्यूशन, ये हम लोगों का क्या था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारे इंडिया को बूस्ट करने के, हमारे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। खैर, अब छोटे छोटे मुद्दों पे और बातचीत की गई है कि एक टॉपिक है फर्टिलाइज़र। देखो, फर्टिलाइजर्स यानी कि एक ऐसा केमिकल जो आपके न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है, कहाँ पे, इन द सॉइल। ठीक है, सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू को, एक मिनट, हाँ, सॉइल की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उस न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं खाद, है ना। एक होता है खाद जो कि कतई भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। हमारे घर में जो भी वेस्ट निकलता है, सब्जी का छिलका, बचा हुआ रोटी, बचा हुआ चावल, है ना, या फ्रूट्स जब हम छीलते हैं, राइट, तो ऐसी बची हुई चीज़ों को अगर प्रॉपर तरीके से एक जगह पे एक्यूमुलेट किया जाए और उसे प्रॉपर सर्टेन कंडीशन दी जाए तो आप खाद बना सकते हो। और एक होते हैं आप लोगों के पास केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें वो होता है यूरिया। ठीक है, वो होता है यूरिया, है ना, बराबर। अच्छा, अब देखो, आप जब खाद इस्तेमाल करते हो तो खाद के इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदे हैं। पहले तो एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल चीज़ें एक्यूमुलेट होने वाली थी, जो डिग्रेडेशन हमारे एनवायरनमेंट में होता, डिकम्पोज होता, जिससे मच्छर मक्खी फैलते, गंदगी होती, डिसीज़ फैलती, उन सारी चीज़ों को हमने हटा दिया, खाद में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हम लोग प्लांट को देते हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। इससे एक तो पहले हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया और दूसरा हम लोगों के पेट में एक ऐसा चीज़ जा रही है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ होती है आप लोगों के फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स हैं। अगर आप फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव अमाउंट में उपयोग कर लेते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में उपयोग करने से होता ये है कि आप लोगों की जो सॉइल है उसकी कुछ समय के लिए न्यूट्रिटिव वैल्यू तो आपकी नो डाउट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन हो जाता है उसके पास, फास्फोरस हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है ना। लेकिन धीरे 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 इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये सॉइल को पल्यूट करता है। उस पर्टिकुलर सॉइल में जब वो फल या सब्जी उगती है तो वही आपका केमिकल आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है और धीरे धीरे ये सॉइल को बंजर करने लगता है। उसकी फर्टिलिटी को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ना। तो बेसिकली फर्टिलाइजर्स का उपयोग ज़्यादा मात्रा में ठीक नहीं होता है। उसके बाद आते हैं इंसेक्टिसाइड्स। अब हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट की अपनी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है। जैसे हमारी अपनी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है किसी भी बीमारी से खुद को बचाने की। डन। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ी सी भी ठंडी आई तो हम लोगों को छींकें शुरू हो गई, थोड़ी सी ठंडी आई तो हमको खांसी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। हमारी बॉडी में हमारी एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब हमारी ये इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है या फिर सामने से अटैक करने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है तो ऐसे केस में आप लोग यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी की मदद से ज़िंदा नहीं रह सकते। नसन बीमार पड़ जाते हो। अगर आपको ट्रीटमेंट ना मिले तो आपकी हेल्थ और समय के साथ साथ डिटोरेट होने लगती है। तो वैसा ही कुछ काम आपके प्लांट्स के साथ भी होता है। प्लांट्स की भी अपनी खुद की एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है।
अच्छा, वो अपनी नेचुरल इम्यूनिटी के सहारे अपने आजू बाजू थोड़े कीड़े मकोड़े उनसे खुद को बचाता है, लेकिन कई बार वो खुद को नहीं बचा पाता और कीड़े मकोड़े उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर आकर लग जाते हैं, जो उसकी पत्तियों को खाते हैं, उसके फल को खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ऑब्वियस है कि नुकसान होता है किसानों को, है ना। उन्होंने जो इतनी मेहनत की, खेती की, उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई एक रात का तो ये काम होता नहीं कि एक रातों रात ये चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। उनके लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जो मेहनत थी ये बर्बाद हो गई। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, अपने फसल को इस तरीके के कीट मकोड़ से बचाने के लिए वो उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, या फिर पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं। हम भी करवाते हैं अपने घर में साल में 2 बार पेस्ट कंट्रोल। जिस वक्त पेस्ट कंट्रोल होता है यहाँ पूरे ट्यूशन को, उसके नेक्स्ट डे छुट्टी दी जाती है। खैर लास्ट कुछ ईयर्स तो कोरोना वायरस की वजह से गए, क्योंकि जब पेस्ट कंट्रोल वो करके जाते हैं ना, तो अगले दिन की जो स्मेल होती है, मतलब जो स्प्रे वगैरह वो करते हैं, वो बहुत सफोकेटिंग होती है। मुझे याद है हमने 4 से 5 साल पहले जब एक पेस्ट कंट्रोल करवाया था और अगले दिन ही ट्यूशन ली थी, हमें ऐसा लग रहा था क्योंकि हो गया होगा सब कुछ नॉर्मल, लेकिन अगले दिन जब ट्यूशन ली तो उसकी जो स्मेल थी उससे लोग मतलब सफोकेशन होने लगा था क्लास में सभी को, ठीक है। तो उस वक्त तो मुझे क्लास बीच में रोककर छुट्टी भी डिक्लेयर करनी पड़ी थी कि नहीं आज के दिन जाओ। फिर एक दिन पूरा उस जगह को दिया गया, 1-2 दिन बैक टू नॉर्मल आया और उसके बाद हम लोगों की लाइफ काम में आई। तो हम लोग जब भी पेस्ट कंट्रोल कराते हैं हम लोग उसको फ्राइडे के दिन कराते हैं, यानी कि तुम लोगों की क्लासेस खत्म हो जाने के बाद सैटरडे को ऑफ देते हैं, संडे को नेचुरली ऑफ आ जाता है ताकि मंडे से चीज़ें बैक टू वर्क आए, है ना। तो इसी तरीके के जो पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जब आप लोगों के सब्जी भाजियों के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं तो नो डाउट वो जो आपकी सब्जी भाजी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सॉइल से मिक्स हो जाते हैं, सॉइल को पोल्यूट करते हैं, है ना। अच्छा, सॉइल को तो पोल्यूट करते ही करते हैं, आपकी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। सॉइल में वाटर भी होता है, वाटर का पोल्यूशन भी होने लगता है, मतलब वाटर भी तो पोल्यूट होगा, सॉइल पोल्यूट होती है, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना होता है, वाटर का भी पोल्यूशन होता है। फिर वही वाटर आप पीते हो, कोई दूसरा एनिमल पीता है, उसकी बॉडी में जाता है। सो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में केमिकल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं जो कि हमारी स्वयं की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। डन। तो इस तरीके से इंसेक्टिसाइड्स भी हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, है ना। ये एक तरीके का जहर ही है जो धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। कुछ पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, जैसे कि डीडीटी। ये डीडीटी तो बहुत ही गंदा वाला केमिकल है, इसका यूज़ तो अभी कई जगहों पे बैन कर दिया गया है। मेलिथेनॉन, क्लोरोफिरफॉस एक्सेट्रा, ये बहुत डेंजरस है। तो मैडम हम क्या करें, हम हमारे फसल को क्या कीट मकोड़ को खाने दें कि आओ करके हमारी फसल खा जाओ? नहीं, ऑब्वियसली आपको ये कोई नहीं कह रहा है कि आप अपनी फसल बर्बाद होने दो, लेकिन आप पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स आप जो स्प्रे कर रहे हो उनके केमिकल वाले ऑप्शन ही क्यों, आप बायो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स करवाओ स्प्रे, है ना। जैसे कि पता है क्या, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जिन नेचुरल चीज़ों से, जिनकी स्मेल से खुद कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो बहुत ज़्यादा खुशबू वाले जो फूल नहीं होते, जिनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, स्पेशली रात रानी का फूल, है ना, जिसकी बहुत तेज स्मेल होती है। एक होता है कैक्टस का फूल जिसकी बहुत ज़्यादा तेज स्मेल होती है। हमारी दादी कहती थी या कहती हैं कि इस तरीके के तेज स्मेल वाले जो फूल होते हैं ना, ये यूजुअली सांप लोगों को घर के तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने अपने घर में हमें कभी रात रानी लगाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ये जो पर्टिकुलर स्मेल वाले फूल हैं ये सांपों को अपने घर के प्रति अट्रैक्ट करते हैं, और ऑब्वियस है कि कोई भी स्नेक को अपने घर में आने देना पसंद नहीं चाहेगा। तो उनकी इस बिलीफ के अकॉर्डिंग वो प्लांट हमारे कभी घर में नहीं लगा। और तुम देखना हमारे ही इंडियन आयुर्वेदिक मेडिसिन के अकॉर्डिंग आपकी जो नीम होती है, नीम, ठीक है, नीम जो रहती है, नीम की जो कड़वाहट होती है, मैं जो भी कहूँ, ये एक आपका इतना ज़्यादा औषधीय पेड़ है कि नीम जिस जगह पर रहती है ऑटोमेटिकली वहाँ पे कीट मकोड़ वहाँ नहीं होते, क्योंकि इसकी जो स्मेल है या जो इसका कंटेंट है ये चीज़ों को क्या रखता है, दूर रखता है।
आपने देखा होगा कई घरों में साल भर के लिए चावल, दाल, गेहूं ये सब स्टोर करके रखा जाता है। अगर आप इनका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो ये जो चावल, दाल, गेहूं वगैरह है इनमें कीड़े लग जाते हैं, और आपने जो इतना पैसा देकर इतनी मेहनत करके जो अनाज खरीदा वो बर्बाद हो जाता है। ऑब्वियसली कीड़े लगी हुई दाल तो खाओगे नहीं, है ना। तो एक्चुअली हमारी दादी भी इस तरीके से स्टोर किया करती थी अपने ज़माने में। खैर समय के साथ साथ लोगों ने अब चीज़ों को स्टोर करना कम कर दिया है, वो हर मंथ की ग्रॉसरी लिस्ट में जाके खरीद के ले आते हैं। मेरे घर में भी अब खैर यही सिस्टम चलता है, बट जब हम छोटे छोटे थे हम देखते थे हमारी दादी के पास बहुत बड़े बड़े ड्रम्स हैं, उनके अंदर ये चावल, दाल वगैरह स्टोर करते थे। अब इन्हें कीड़े से कैसे बचाएं? तो देखो कीड़े वाली गोली भी आती है जो कि आप यूजुअली डाल देते हो उस कंटेनर के अंदर तो कीड़े नहीं लगते, बट जो कभी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लेते हैं जब गेहूं पिसाने जा रहे हैं और अगर आपकी नज़र से कहीं गलती से वो कीड़े की दवाई चूक गई, और वो गेहूं वाला थोड़ी ना बीनेगा, वो तो पीस देगा, आटा बना के दे देगा, तो वही आपके आटे में भी वो केमिकल मिक्स हो जाता है। तो वो इसके ऑल्टरनेटिव में वो लोग क्या करते थे, जो नीम होती है, कड़ू नीम, जो कड़वी कड़वी लगती है, सोचो उस कड़वी नीम के जो पत्ते होते थे, डंडियाँ डंडियाँ पूरी एकदम, वो अपने अलग अलग डेप्थ पे उसको उसके अंदर रख के भर के रखते थे कि वो कड़वी नीम जो रहती थी उसकी वजह से कभी अनाज में क्या नहीं लगता था, कोई कीड़ा मकोड़ वगैरह नहीं लगता था। इवन सोचो उसी कड़ू नीम का जो डंठल होता है, जो उसका स्टेम होता है, उस स्टेम को हम लोग यूज करते हैं आइंग 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 चबाने के लिए, जो किस पर्पस के लिए काम आता है, हमारी माउथ की क्लीनिंग के लिए काम आता है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ केमिकल्स ही हैं कीड़े मकोड़े भगाने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑप्शन को ढूंढें तो आपके पास सेफर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट हाँ सेफर ऑप्शंस थोड़े बहुत ऑब्वियस है कि आपको महंगे पड़ेंगे। जिस महंगा मतलब एक इंसान जो बिजनेस करने बैठा है, वो बिजनेस करने वाले इंसान की अप्रोच ये होती है कि मेरे जेब से पैसा कम से कम जाए, तो वो कोशिश ये करता है कि नहीं यार जान देना केमिकल से क्या फर्क पड़ता है। बट तुम ये देखो कि अल्टीमेटली जब वो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है तो उसके जो केमिकल्स होते हैं ना वो एयर में भी फैल जाते हैं, और एयर पोल्यूशन होता है। और एयर पोल्यूशन किन के लिए होता है? जो उस जगह पे रह रहे हैं, वो इंसान जिसने उसको स्प्रे किया है उसकी बॉडी के अंदर भी जाता है, जिस मालिक ने उसको स्प्रे करवाया उसकी बॉडी के अंदर भी जाता है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हार्मफुल ही है। तो हम लोगों को सेफर ऑप्शंस ढूंढने चाहिए ताकि हम लोग इस तरीके के आप लोगों के केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स इन पे मिनिमम डिपेंडेंट रहें, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी सॉइल के लिए, हमारी खुद की हेल्थ के लिए, हमारे एयर के लिए, हमारे वाटर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है ना। तो लोगों को समस्या आ जाती है कि मैडम फिर अब क्या करें, कीड़े लग जाएंगे, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। तो आजकल हर ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। आप कुछ बेटर ऑर्गेनिक स्प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, डन, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूरिया डाल के ही सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, नहीं। अगर आपको अपनी सॉइल में फास्फोरस का कंटेंट ज्यादा चाहिए तो यूजुअली क्या होता है, खेती होने के बाद खेती को जला दिया जाता है, मतलब ताकि जो पुरानी खेती थी उसका फल काट लेने के बाद उस खेती को जला दिया जाता है, ताकि जब वो जलती है तो उसके जली हुई चीज में पोटेशियम होता है। तो देखो इस तरीके से पोटेशियम मिल गया आपकी जमीन को। अगर आपको अपनी जमीन को नाइट्रोजन दिलवाना है तो आप अपनी खेती में पल्सेस उगाइए, ठीक है। जैसे आजकल किसान लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग रिसेंटली ट्रैवल कर रहे थे कहीं, तो बीच में पूरे गांव 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 बीच में आए थे, तो वहां पे बड़े बड़े खेत थे। उन खेतों में उन्होंने देखो एग्रीकल्चर कितने स्मार्ट तरीके से किया था, उन्होंने मिक्स्ड क्रॉपिंग की थी, मतलब उन्होंने सर्टेन क्रॉप उगाए, उस सर्टेन क्रॉप को उगाने के बाद उन्होंने तुअर फली उगाई थी, फिर उन्होंने तुअर फली का सर्टेन क्रॉप उगाए, फिर उन्होंने अगेन वही क्रॉप उगाया, मतलब वो दो सेम क्रॉप्स के बीच में तुअर फली उगा रहे थे। क्यों? क्योंकि तुअर फली आपकी पल्सेस है, एंड पल्सेस के पास पता है एक बहुत अच्छी एबिलिटी होती है इनके रूट्स में, कि इनके पास एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल में ले आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके सॉइल में
इस तरीके से नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़े, तो आप इस तरीके के क्रॉप उगा सकते हो जो कि वहाँ पे नाइट्रोजन के कंटेंट को बढ़ाएंगी। अगर आपको कैल्शियम का कंटेंट बढ़ाना है तो चूना आप मिक्स कर सकते हो एक सर्टेन लिमिट में। ऐसे बहुत से तरीके हैं। तो जब केमिकल्स को छोड़कर, ठीक है, हार्मफुल केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनको अगर हम छोड़ दें, है ना, और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें कि सच दैट वो किसी के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल ना हो, तो उस पर्टिकुलर फार्मिंग को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, उस पर्टिकुलर फार्मिंग को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है ना, बस आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसको कॉस्टली थोड़ा सा नहीं बनाते हैं, इसको बहुत कॉस्टली बना देते हैं लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा कि नहीं। अगर 1 किलो टमाटर लेट से मतलब नॉर्मल तरीके से उगाया वाला 30 रुपीज़ kg आ रहा है, तो ऑर्गेनिक वाले को पता है वो क्या बोल के बेचते हैं? 200 रुपये किलो। यार कोई भी इंसान 30 रुपये किलो और 200 रुपये किलो, मतलब नॉर्मल इंसान, खैर मैं तो नहीं करूँगी ये चीज़, तो फिर लोगों की एक धारणा बन जाती है, एक मेंटालिटी बढ़ जाती है कि नहीं यार, ऑर्गेनिक चीज़ें तो 200, 300, 500 इसी रेंज वाली रहती हैं, इन्हें नहीं यूज़ कर सकते अपन। बट रियलिटी में जब तुम देखोगे ना, तो उनको जो कॉस्ट होता है वो इतना ज़्यादा भी नहीं लगता। हाँ, 30 का 50 हो सकता है, मैं मानती हूँ, 30 का 60 हो सकता है, मैं मानती हूँ, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पिताजी खुद ये कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे घर के बाजू में एक छोटा सा खाली प्लॉट है, वो उन्होंने एक छोटे से खाली प्लॉट पे अपनी कुछ फार्मिंग उन्होंने शुरू करके रखी है। तो वो टमाटर लगाते हैं, उनका एक छोटा सा नींबू का पेड़ है जो कि हार्डली मेरी कमर तक भी नहीं आता होगा, बट उस नींबू के पेड़ में 100 से 150 नींबू तो ऐसे ही लटकते रहते हैं, वो भी अब बड़े बड़े। ठीक है, खैर वो नींबू का पेड़ हमें गवर्नमेंट से मिला था, ठीक है, जो कई सालों पहले, कम से कम 10 से 12 साल पहले वृक्षारोपण के नाम पर हमारे घर में एक नींबू का पेड़ लगाया गया था, और एक क्या कहते हैं उसे, अशोका का पेड़। अशोका का पेड़ भी है और नींबू का पेड़ भी है, लेकिन जो नींबू का पेड़ था वो 10 से 12 सालों में कभी नहीं फला। सोचो, कभी नहीं। हमें लगा गवर्नमेंट का दिया हुआ पेड़ है, एकदम गवर्नमेंट के जैसा ही है, काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन अब वो 10 to 12 ईयर्स के बाद फला है, और ऐसा फलता है भगवान, खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ठीक है, वो सेम फली लगाते हैं, वो अरबी लगाते हैं, सूरन उगाते हैं, ये सारी चीज़ें विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो इसे कहते, उनमें उनको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है क्या? नहीं, उन्हें ऐसा कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। लेकिन मार्केट इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऐसा बना दिया गया है कि नहीं नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बहुत महंगा, मतलब बहुत महंगा। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है। और जब आप किसी चीज़ को लार्ज स्केल पे करते हो ना, तो कॉस्ट कटिंग तो अपने आप ही हो जाती है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। आप लोगों को मधुमक्खी के रहने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन में उसके लिए उसके घर बनाने होते हैं, आजू बाजू ग्रास लैंड वाला एनवायरनमेंट देना होता है। ठीक है, फूल वगैरह देना होता है जिसमें मधुमक्खी बैठे, रस चूसे, फिर शहद बनाए, फिर आप उसके शहद को निकाल लेते हो और मार्केट में आप उसे बेचते हो। दैट इज बेसिकली नोन एज एपीकल्चर, है ना। अभी जो हनी वगैरह निकाला जाता था पुराने ज़माने में, वो कैसा होता था कि कहीं पे अगर मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है तो हनी निकालने वाले लोग आते थे। अभी देखो, जैसे हम लोग 4 से 5 साल पहले अंकित जिस अपार्टमेंट में रहते थे, उस अपार्टमेंट में उनके एक गेस्ट बेडरूम की जो खिड़की थी, खुद के बेडरूम की नहीं, गेस्ट बेडरूम के पास की जो खिड़की थी, उसके बाहर एक बहुत बड़ा सा विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता था। ठीक है, तो एक दिन मधुमक्खी का छत्ता निकालने वाले लोग खुद आए, अंकित को उन्होंने अप्रोच किया, बोला कि अच्छा आपकी ये खिड़की के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है, मैं निकाल लूँ? अंकित बोलता निकाल लूँ, इसकी वजह से तो मैं खिड़की भी नहीं खोल पाता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो वो निकाल के लेकर गए। अब तुम भी जानते हो उनके मधुमक्खी के छत्ते को निकालने का उनका तरीका होता है पूरे छत्ते को ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बराबर। यूँ ही करते हैं, किसी तरीके से मधुमक्खियों को भगा देते हैं और उनके घर को तोड़कर उनके छत को लेकर चले जाते हैं, राइट। जो कि देखो, अगर किसी रेसिडेंशियल एरिया में है, लोगों को उससे हर्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली ये काम तो देखो आखिर करना ही पड़ेगा।
लेकिन अभी एपीकल्चर ये कहता है कि हम बिना मधुमक्खी के घर को तोड़े, हम बिना मधुमक्खियों को मारे भी शहद निकाला जा सकता है, और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आप लोगों का एपीकल्चर। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि आज तुम्हारा मन कर रहा है कि चलो एपीकल्चर हम लोग करना शुरू करते हैं और अगले दिन तुमने एपीकल्चर करना शुरू कर दिया। इसकी भी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ली जाती है, प्रॉपर तरीके से ये मेथड आपका सीखा जाता है और फिर इसके साथ आगे क्या किया जाता है, काम किया जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स का कल्टीवेशन वो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा, अडुडुसा, है ना, और नीम, ये हम लोगों के इंडिया के हेरिटेज चीज़ें हैं जो हमको मिली है इंडिया में। आंवला, आंवले को पता है हमारे पूरे अर्थ के प्लैनेट में सबसे ज़्यादा ताकतवर, ठीक है, सुपर 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 फूड कहा जाता है। ये इतना ताकतवर है, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके पास पूर्ण शक्ति है किसी भी बीमारी से आपको बचाने की। ऐसे और भी बहुत सारे हैं आयुर्वेद में। तो इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है इस तरीके के रिच आयुर्वेदिक प्लांट से भरी हुई है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिनके अंदर है। डन। तो ऐसे केस में इस तरीके के प्लांट्स का भी कल्टीवेशन होता है ताकि उन प्लांट्स को कल्टीवेट करके मेडिसिनल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जा सके। ठीक है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक अडुलुसा इसके प्लांट की चित्र दिया गया है जिसका साइंटिफिक नेम है अडोडोटा वसिका, और आपके प्यारा कड़ू नीम, इसका नाम है मीलिया अजिड्रिकाटा। तो देखो ये जो है, अगर मुझको इस पर्टिकुलर पेज से कोई क्वेश्चन क्रिएट करना हो तो मैं यही क्वेश्चन क्रिएट करूंगी कि साइंटिफिक नेम लिखिए नीम का या साइंटिफिक नेम लिखिए अडुलुसा का, है ना, बराबर। अच्छा, और इनकी कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट क्या है मैडम? देखो कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए है, जैसे रामायण में दिखाया गया था ना कि आप लोगों के जो लक्ष्मण जी थे जब उनको चोट लग जाती है तो एक सर्टेन जड़ी बूटी के लिए हनुमान जी जाते हैं आपके एक सर्टेन जंगल में, जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। उनको एक ऋषि ने बताया था कि ये वाली जड़ी बूटी ऐसी ऐसी दिखती होगी तो आप लेकर आना। तो जब वो जंगल पहुंचते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको इतनी जड़ी बूटियां दिखती हैं, उनको समझ नहीं आता है कि यार मुझे क्या लेकर जाना है। तो वो चित्र है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर ले आते हैं और ऋषि जी के पास रख देते हैं कि अब आप इसमें से अपने पसंद की जड़ी बूटी निकालिए और लक्ष्मण जी का इलाज करिए। तो एक्चुअली अर्लियर ये जड़ी बूटियां जो हैं आपके फॉरेस्ट में मिलती थी, है ना, बहुत हम लोगों के पास वेजिटेशन था, बहुत फ्लोरा, बहुत फौना थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि तुम जानते हो जंगल कम होते जा रहे हैं, तो इस तरीके से जड़ी बूटियों का हमें मिल पाना भी धीरे 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 क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो बहुत सारे तो ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जो अभी एक्सटिंक्ट भी हो गई है। तो अब जो बची हुई बायोडाइवर्सिटी है उन्हें हम कल्टीवेट करते हैं ताकि हम उन्हें बहुत ही आसानी से क्या कर सकें, ज़रूरत आने पर वहाँ से हम उनका उपयोग कर सकें। एंड द लास्ट टॉपिक इज फूड प्रोसेसिंग, जिसको तुम सब जानते हो। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रकार के फ्रूट जूसेस आते हैं, चॉकलेट्स आते हैं, कैचअप्स आते हैं, जैम्स आते हैं, जिनमें ये बताया जाता है कि फलाना फलाना चीज़ फलाने फलाने चीज़ से बनी है, इसके अंदर इतना मैंगो है, इसके अंदर इतना स्ट्रॉबेरी है। बट रियलिटी में कुछ नहीं होता है, सब में केमिकल होते हैं। थोड़ा बहुत किसी में कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ सो हुआ। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, पता है, तुम देखना थोड़ा कभी एड्स जिसमें आता है चेहरे के लिए बनाना पील, एप्पल पील, ऑरेंज पील, फलाना फलाना, ये फ्रूट का लोशन, वो वाले फ्रूट का लोशन, आलमंड लोशन, ये तो वो, शिया बटर, तो ये तो वो। तो ये सारी इंडस्ट्री जहाँ पे हम हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर भी इनका उपयोग होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट वी हैड। ठीक है, इन दिस वे हमारा ये प्यारा सा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ देखो है नहीं, ये बहुत ही इजी है, बहुत मतलब बहुत, इसमें बहुत ही ऐसे कम पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको बीच बीच में से सवाल पूछे जा सकते हैं, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस बारे में हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो गया। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं।